हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या 3 मंथ्स स्ट्रैटेजी होना चाहिए सीएसआईआर नेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो सीएसआईआर नेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस अगर 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन में प्रिपेयर करेंगे तो क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन कौन सी यूनिट आपको स्किप नहीं करनी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के क्या आपके तरीके होने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में ये सब चीजें देखने वाले हैं। तो चालू करते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से। तो अगर आप स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो आपको 3 महीने का टाइम है, मतलब आपके पास बहुत कम टाइम है। इस इतने कम टाइम में आपको कैसे इस टाइम का पूरा यूज करना है और इस टाइम में आपको सीएसआईआर भी क्वालिफाई करना है, इसी को हम कह रहे हैं 3 मंथ्स फॉर सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। तो अगर आप जेआरएफ ट्राई कर रहे हैं या एलएस के लिए ट्राई कर रहे हैं, दैट इज लेक्चरशिप, तो उसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है एक्सप्लोर करना सिलेबस को, क्योंकि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सिलेबस को नहीं जानेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी यूनिट पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को एनालाइज करिए कि आपको 13 यूनिट्स पढ़नी है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13, और एक अलग से मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड। तो आप ये मान के रखिए कि आपको पूरा 14 यूनिट्स कवर करना है। इसके बाद आप उसमें स्ट्रॉन्ग एरिया को मार्क कर लीजिए। क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका, आपको कौन चीजें कम आती है, कौन सी चीज ज्यादा आती है। तो लेट्स से कि अगर आपने स्ट्रॉन्गर एरिया को रेड से मार्क कर दिया और अपने वीक एरिया को लाइट कलर से कुछ मार्क कर दिया, ताकि आप खुद डिफरेंशिएट कर पाओ कि आपको इसमें ज्यादा मेहनत करनी है, जो आपका वीकर पार्ट है स्ट्रॉन्गर एरिया में कम मेहनत करनी है, आपको इसीलिए मार्क करना है। और हम ऐसे मार्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम पीरियड है और सिर्फ 3 महीने हैं और 3 महीने आप बोल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने मार्क कर लिया, इसके बाद आप प्रिपरेशन करने वाले हो। इसके साथ ही साथ आपको लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यूज को डाउनलोड करना है, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करने हैं लास्ट 10 ईयर्स। क्यों डाउनलोड करने, क्योंकि आपको उसको प्रैक्टिस करना है। तो यू हैव टू डाउनलोड लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। कुछ अभी पढ़ा नहीं है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे हमको पता चलेगा हमें आता एक्शन में कितना है, हमें कितना आता है और हमें कितना लर्न करने की जरूरत है। यहीं से आप सॉल्व करना चालू कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं आप उसको एवेल्युएट करिए, आप अपने आप को रेट दीजिए, आपने कितना रेट किया, आपने कितने स्कोर किया, आप अपने आप को रेट करिए, अपनी सक्सेस को। और आप जो टॉपिक नहीं कर पा रहे, जो आपका गलत हो गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मार्क कर देना है। कहाँ मार्क करना, अगेन सिलेबस में मार्क करना, और देखना है कि हमसे ये टॉपिक नहीं बना, तो अब वहीं से आपको पढ़ना चालू करना है। तो आपको प्रिपेयर किसके लिए करना है, आपको प्रिपेयर करना है वीक टॉपिक के लिए। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसके पढ़ने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है। आपने जो सॉल्व किया आपको वो भी नहीं बन रहा है, कुछ कुछ आपके वीक टॉपिक है और जो आपने सिलेबस में मार्क किया वो भी आपके लिए वीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीक टॉपिक को प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते रहना है, क्योंकि आपके पास अल्टीमेटली टाइम सिर्फ 3 महीने का है। उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू डेडिकेट 2 आवर्स फॉर रिवाइजिंग द प्रीवियस वर्क। सपोज आज आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, कल कुछ और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जो आज पढ़ा उसको कल 2 घंटे तक रिवाइज करो। 1 घंटे में हो जा रहा है 1 घंटे में करो, 15 मिनट में हो जा रहा है 15 मिनट में। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। आप जैसे इस टेक्निक को फॉलो करोगे, कुछ कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ प्रिपरेशन की है। क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ते तो आपको लगता है पता नहीं जो मैंने पढ़ा वो मुझे याद है कि नहीं, लेकिन जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और अपने वीक पार्ट जो आपको पीवाईक्यूज में नहीं बन रहे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। क्योंकि हम जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आधा हमको अंदाजा तो ऐसे ही लग जाता है कि ये क्वेश्चन अगर आएंगे, तो हमें आंसर्स भी लर्न हो जाते हैं और हमें टेक्निक भी पता चल जाती है, एक अप्रोच पता चल जाती है, क्वेश्चन की पकड़ समझ में आती है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना, जो वीकर एरिया है आपको उसको मार्क करना है और इसी को पढ़ना चालू करना है। जैसे ही आज कुछ पढ़ा, कल कुछ नया पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए जो आज पढ़ा है उसको पहले रिवाइज करो, क्योंकि हमेशा बोला जाता है ना, आगे जो पढ़ते हैं पीछे का भूल जाता है इंसान। तो पहले आगे का पढ़ने से पहले जो पीछे का पढ़ा है वो याद करना जरूरी है। और याद कैसे करना है, सब कुछ लर्न है, कॉपी बंद करके रिकॉल करना है, याद करना है मैंने क्या याद किया था, रिवीजन नहीं। अच्छा प्रोटीन ये होता, अमीनो एसिड, ओके ओके, क्लासिफिकेशन 2020-22, ये ऐसे नहीं, जो याद किया है, जो पढ़ा है उसको अपने आप से याद करना है। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे के लिए रिवीजन देना है।
ऐसा करते करते आपको 8 से 10 यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करना थॉरोली, मतलब यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 8 to 10 ईयर थॉरोली इन अ गुड वे, कि मतलब वहां से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाए। तो अच्छे से एकदम 8 से 10 यूनिट पढ़ना है। इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है और इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। दैट इज SRP स्ट्रैटेजी, स्टडी रिवाइज प्रैक्टिस, स्टडी रिवाइज प्रैक्टिस। आपको इसको कंटिन्यू फॉलो करना है। अगर जब ये सब हो जाए, आपके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस हो जाए, आपका सब कुछ हो गया, आपकी लर्निंग हो गई, अब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हैं। कहीं पे भी आप एनरोल कर सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए, जहां पे आपको एकदम एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया जाएगा जैसे CSIR एग्जाम में होता है। आपको सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, आपका ब्रेन यूज होगा, आपकी एनालिटिकल स्किल सामने आएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सामने आएगी। तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि आप सच में कितना तैयारी किए हैं। जब आप तैयारी कर रहे होंगे या जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो हमेशा कोशिश करना है कि 140 प्लस, ऐसा करना है कि आप सच में CSIR एग्जाम दे रहे हैं। तो ट्राई टू स्कोर मोर देन 140 मार्क्स आउट ऑफ 200, तभी आपका क्या होगा, सेफ स्कोर होगा। रिपीट द साइकिल फॉर 2 मंथ्स, ये आपको कब तक करना है, 2 महीने तक करते रहना है। लास्ट मंथ में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम कुछ पढ़ भी रहे हैं और पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन पुराने दिन का रिवाइज भी कर रहे हैं, पर हम इस मेथड को 2 महीने तक फॉलो कर रहे हैं। लास्ट महीने के लिए कुछ भी नया मत पढ़िए। लास्ट महीने के लिए आप सभी को क्या करना है, लास्ट महीने में पीवाईक्यूज जितना हो जाए, रिवीजन जितना हो जाए, और मेक श्योर कि 2 महीने में आपने इसी तरीके से 8 से 10 यूनिट को कवर कर लिया। अब बोलोगे मैम 2 महीने में तो पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, सब कुछ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमने चालू ही पीवाईक्यूज प्रैक्टिस से किया। हमने चालू ही कैसे किया है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस से किया। जब हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस से करते हैं मतलब हमें कॉन्फिडेंस तो आधा आ चुका होता है कि हमारा ये स्ट्रॉन्गर एरिया, जो वीकर एरिया, वहां से चालू करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो लास्ट में आता है कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रैक्टिस एज वेल एज रिविजन। तो आपको मोर ज्यादा टाइम कहाँ देना है, क्योंकि आपका सिर्फ आखिरी का महीना है, 2 महीना। जब हम 6 महीने के लिए पढ़ते हैं तो हम अच्छे से पढ़ने पे टाइम देते हैं, प्रैक्टिस और रिकॉलिंग करते हैं। बट आपके पास सिर्फ 2 महीना है, 3 महीना है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस और रिविजन में ज्यादा ध्यान देना है। ये तो रही स्ट्रैटेजी की बात। सो ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको कुछ ऐसा फॉलो करना है, वैसा फॉलो करना है। कुल मिला के आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को लेना है, मार्क करना है स्ट्रॉन्गर एरिया। जो स्ट्रॉन्गर एरिया उसको ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, जो वीकर एरिया है उसको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है। और कोशिश करना कि पहले पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लो, लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो बहुत फ्रीली अवेलेबल है, किसी भी साइट में आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ट्राई करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन ढूंढ लिया तब कर रहे हैं, नहीं, आपके पास अभी जितना आपने पढ़ा है अभी तक के लिए उस एरिया में, और आप उसको ही यूज करके आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपको ये पूरी तैयारी करनी है 2 महीने तक, और लास्ट महीना आपको रखना है रिविजन एंड रिकॉलिंग के लिए, और कुछ प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मैम कौन कौन सी यूनिट को हम पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी यूनिट को स्किप नहीं करना है। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी यूनिट होती है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। क्यों स्किप नहीं कर सकते? क्योंकि वो स्कोरिंग यूनिट्स मानी जाती है। स्कोरिंग यूनिट मतलब जिसको पढ़ने से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा और ऐसा लगेगा वाओ मुझे तो ये बन गया, ऐसी कोई यूनिट होना चाहिए। क्योंकि कोई कोई यूनिट बहुत घुमावदार क्वेश्चन बोलती है, बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे शायद सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको ऐसी यूनिट चूज करना है जिससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और जहां पे नेगेटिव मार्किंग का चांसेस कम हो जाए, जहां पे आपका नेगेटिव चांसेस ना हो, वो आपको यूनिट सेलेक्ट करना है। अब बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी यूनिट है जहां पे नेगेटिव कम होगा। वो होती है यूनिट नंबर 2, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। तो अगर आप यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये बहुत कम दिन में ही प्रिपेयर हो जाती है, काफी ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है जैसे दूसरी होती है, तो आप इसको कम समय में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको वीक एरिया ही प्रिपेयर करना है। तो अगर आपके फिर भी नहीं बनता तो बहुत छोटी यूनिट है, आप आराम से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे पूरा रिवाइज करना है। और कौन सी होती है? यूनिट 4, दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। और कौन सी यूनिट मानी जाती है? यूनिट 5, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। क्यों मानी जाती है? क्योंकि अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ लिया मेन, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो, तो अगर वो बन रहा है ना, तो समझ जाना एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मुझे नहीं पता कि दूसरों का एक्सपीरियंस क्या कहता है, पर जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने CSIR नेट क्वालिफिकेशन के साथ, मैं इतना जानती हूँ कि जो CSIR नेट की यूनिट नंबर 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसको छोड़ना और अटेम्प्ट करना कभी मत छोड़ना, ये स्कोरिंग यूनिट मानी जाती है। मैं बिल्कुल मानती हूँ ये यूनिट बहुत बड़ी होती है, इसे पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लर्न करने के लिए मेमोरी पावर 2 महीने में कैसे हो,
कोशिश करिए, सब कुछ होगा। यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी, अगर आप कोई प्लांट फिजियोलॉजी से हैं या अगर आप जोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप इसके बदले में यूनिट नंबर 7 पे भी जा सकते हैं। कोशिश करिए यूनिट नंबर 6 और 7 दोनों में से एक यूनिट को जरूर पढ़ें, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ना है तो मैं दोनों में से जो ऑप्शन दूंगी यूनिट नंबर 6 जरूर पढ़ें। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी रहता है, अगर एक बार पढ़ लिया तो क्वेश्चन मक्खन की तरह सॉल्व होते हैं, बहुत ईजी होता है। यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी, इकोलॉजी अगेन बहुत स्कोरिंग यूनिट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो बेटर इसको मत छोड़े। यूनिट 11 दैट इज इवोल्यूशन। अब कोई बच्चा बोलता है इवोल्यूशन बहुत टफ है और बहुत बोरिंग है, तो मैं मान सकती हूँ ऐसा, बट इवोल्यूशन इंटरेस्टिंग भी बहुत है। तो मेन इवोल्यूशन को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इकोलॉजी और इवोल्यूशन साथ में माना जाता है और साथ में पूछा जाता है, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी हो जाता है और ये स्कोरिंग यूनिट में भी आता है। लास्ट इज जनरल एप्टीट्यूड, उसको प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़िए। एटलीस्ट 1 घंटा दे दीजिए दिन का, आधा घंटा दे दीजिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाए, एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स मिल जाए आउट ऑफ 30 फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन। तो ये तो रही यूनिट जो स्कोरिंग है। तो हमेशा क्या करना है, ऐसी यूनिट को कभी भी छोड़ना नहीं है और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब आई ये तो स्कोरिंग यूनिट की, लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है जो हम छोड़ नहीं सकते। अब इंपॉर्टेंट यूनिट की भी बात अलग होती है, स्कोरिंग यूनिट जहां से मार्क्स ज्यादा मिले, इंपॉर्टेंट मतलब जो भर भर के आएगा, वो भी जरूरी है डिस्कस करना। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी होती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने मेंशन किया यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री, जो कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से मिले जुले क्वेश्चन हर यूनिट में, यूनिट 1 and 13 भी कभी कभार अब तो पूछ लिया जाता है, मर्ज क्वेश्चन कर दिए जाते हैं और यहाँ से पूछ लिया जाता है। यूनिट 2 इंपॉर्टेंट चला आता है क्योंकि स्कोरिंग भी है। यूनिट 3 फंडामेंटल, अभी जैसे इस बार का जो CSIR नेट एग्जाम हुआ था मोस्ट ऑफ द टाइम मॉलिक्यूलर क्वेश्चन ही थे एक शिफ्ट में, तो अब कुछ बोला नहीं जा सकता, तो इसलिए आपको फंडामेंटल प्रोसेस और सारी यूनिट को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन, जो कि फिर अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो स्कोरिंग है। यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी, किसी भी कॉस्ट में नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर छोड़ा तो सच में इसका, मैंने बोलती हूँ कि हमको इसके लिए पे करना पड़ता है, तो इसलिए इसको छोड़ना ही नहीं, ये मेरा अपना ही है। यूनिट 6 and 7 इनमें से 2 आप कुछ भी साथ जा सकते हैं, या तो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लो या तो सिस्टम फिजियोलॉजी पढ़ लो, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो जो भी अच्छा लगे आप उनमें से वो पढ़ लो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो गो फॉर यूनिट नंबर 6। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। यूनिट 8 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जेनेटिक्स से प्रोबेबिलिटी, पेडिग्री, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसे भी नहीं छोड़ना है। यूनिट 10 तो अपने में ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 13 वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा टेक्निक्स इसी में ही बसा हुआ है, तो यूनिट 13 तो किसी भी कॉस्ट में नहीं छोड़ना। सो क्वेश्चन कहाँ से मर्ज मिलेंगे, तो अगर आप यूनिट 2 प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूनिट 4 प्रिपेयर करना ना भूलें, क्योंकि यूनिट 2 एंड यूनिट 4 के क्वेश्चन मर्ज होते हैं, साथ में पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूनिट 2 पढ़ रहे हैं 4 नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है ना, आपको पूरा भी वो यूनिट का नहीं बन रहा है, तो बेटर ट्राई टू स्टडी बोथ ऑफ दीज यूनिट्स टुगेदर। यहाँ से क्वेश्चन मर्ज होते हैं जैसे सेल साइकिल के, कैंसर के, तो हमेशा इनको साथ में लेके चलना। यूनिट 10 एंड 11 अगेन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, यहाँ से मर्ज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड द सेम इज फॉर यूनिट 12 एंड 13 दैट इज अप्लाइड बायोलॉजी एज वेल एज मेथड्स इन बायोलॉजी। ये तो रही इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात। अब ये आती है कि प्रिपेयर कैसे करना है, तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखेंगे किसका, पार्ट ए का। पार्ट ए को प्रिपेयर कैसे करना है। अब पार्ट ए क्या होता है सभी को पता है, पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड होता है, CSI का प्रिपरेशन करने वाले होंगे, तो उसमें से कुछ रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं जहां से काफी क्वेश्चंस मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपको इनमें से पढ़ लेना है। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो आप सभी कुछ करेंगे, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है, कुछ टाइम देना है, इसको डेडिकेट करना है, तो आप इसे पढ़िए। और एक चीज और याद रखिए, जब हम तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात करें आपको कैसे कैसे पढ़ना है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ टाइम टेबल फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, तो आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि 2 महीने की बात है, तो जितना भी है उसको एक टाइम स्लॉट डिवाइड कर दीजिए। इसलिए मैंने बोला जो वीक एरिया है उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, तो इसलिए उसके हिसाब से आप अपने किसी भी यूनिट को टाइम दे सकते हैं। आपको यूनिट सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा यूनिट आपको पढ़ना है, उसी के हिसाब से आप उसको टाइम स्लॉट दे सकते हैं। Now, what are the important topics from where repeated questions are asked in part A, that is general aptitude. So the first is work, time and distance. इसको प्रैक्टिस करना या इसको पढ़ना, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो सभी करेंगे, जब पढ़ रहे हैं तो इन्हें पढ़िए। वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, permutations as well as combinations, data interpretation very important, profit and loss, probability, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन दैट कवर्स एरिया, पैरामीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं लाइक मीन, मीडियन, मोड, नॉर्मल आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना, लॉजिकल रीजनिंग आना चाहिए कैलकुलेट करने, नंबर सीरीज, बहुत सारी सीरीज होती है, बहुत
आई टेस्ट वाला होता है कि आंखों देखा क्वेश्चन सॉल्व होना है, इसके लिए कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है जनरल एप्टीट्यूड में, लाइक पार्ट ए में आ जाते हैं 6 से 7 क्वेश्चन तो आराम से ही बन जाते हैं। बस आपको बहुत फोकस रहना और एक मतलब अलग के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि जो 7 क्वेश्चन भी सॉल्व करें उसका 14 मार्क्स तो आपको मिल जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। नंबर सीरीज होता है, वेन डायग्राम्स होते हैं, वेन डायग्राम के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ब्लड रिलेशंस होते हैं इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और ग्राफ्स को कैसे एनालाइज करना है वो होता है ग्राफिकल एनालिसिस। अब मानो तो सच ये ग्राफिकल एनालिसिस भी बहुत ईजी होता है। आपको क्या होता है, आई टेस्ट, ग्राफ को एनालाइज करना होता है। किसी चीज को एनालाइज कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा डेली रूटीन का काम है ना, हम कुछ ना कुछ एनालाइज करते हैं। आजकल तो ज्यादा लोग एनालिसिस पे ही ध्यान दे रहे हैं, इसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया, एनालाइज करते रहते हैं। तो जब एनालाइज वहां पे कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड में क्यों नहीं, तो यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस भी करते आना चाहिए कि इस ईयर में ये डिक्रीज हुआ ये इंक्रीज हुआ, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब क्या करना है, अगर आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना, आपको लगता है नहीं मुझे तो कॉन्फिडेंस आ रहा है पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, कोशिश करना लास्ट 10 ईयर के सॉल्व कर डालो। अगर आपने इतना कर लिया ना, मैं तो बोलूंगी पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच क्या है सॉल्व में, लेकिन 15 to 20 मार्क्स तो पक्का श्योर शॉट मिलेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। लेकिन लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू सॉल्व करना है और हमेशा डिवोट करना है 1 आवर एवरी डे, 1 घंटा देना है और पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। ऐसा मत सोचना अरे जनरल एप्टीट्यूड का है ना चलो समोसा खा के आते हैं 2 मिनट जाएगा, नहीं, पूरा का पूरा 1 घंटा, 1 मिनट भी इसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 घंटा ही दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, जो सिर्फ 1 घंटा डेली का मानता है तो बिल्कुल दे दे, क्योंकि यहाँ से आपका जो पार्ट बी और पार्ट सी में गैप्स है वो फिल हो जाएंगे, जो आपने गलतियां की है वो भर जाएगी, भरपाई हो जाएगी, किससे, जनरल एप्टीट्यूड से। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम इससे क्या कर सकते हैं, अबव 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया तो हमने अबव 20 मार्क्स स्कोर कर लिए जनरल एप्टीट्यूड में, क्योंकि सभी को पता है 30 मार्क्स का पेपर होता है, 15 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको क्या करना है, आउट ऑफ 20 15 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, अल्टीमेटली 30 मार्क्स, और यहाँ से आपको क्या करना है 20 मार्क्स तो ले लेना और ये आपके झोली में। अब आते हैं कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। ये तो हमने बात कर ली कैसे पढ़ना है, क्या करना है, पार्ट ए को क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन बुक्स क्या फॉलो करना है। बोलोगे मैम बुक्स भी बता दीजिए। अगर आपके पास कोई कोचिंग मटेरियल है तो वहां पे जा सकते हैं। अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल नहीं है और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बायोटेक्निका आ सकते हैं। बायोटेक्निका में भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, दैट इज एकलव्य बैच, जो अभी 4 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग है फ्रॉम 7 PM to 10 PM, और आप बैंगलोर में ले सकते हैं इसको, नोएडा में ले सकते हैं, और आप इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसका मैंने क्या क्या एडवांटेज है ये जस्ट एक दिन पहले ही वीडियो में किया, तो आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब में, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग एकलव्य बैच। तो अगर आपको एडवांटेज देना है कि ये डबल सक्सेस गारंटी देता है, आपको कौन कौन से मॉड्यूल मिलेंगे, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, 3 मंथ्स में कैसे कराया जाएगा, तो आपके सारे एडवांटेज डिस्कस किए गए हैं एक दिन जस्ट पहले, आज ही का वीडियो है, तो आप इसको चेक कर लीजिए। आपको मिलेगा आज ही के वीडियो में, 2nd डेट के वीडियो में मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम मुझे तो स्टैंडर्ड बुक के साथ जाना है, तो थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके बने बनाए नोट्स हैं, स्टैंडर्ड बुक सही है, एक्सपर्ट नहीं बनाए हैं, तो आपको बहुत ईजी होगा वहां से प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन आप फिर भी बोलते नहीं मुझे तो स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर करना है, तो ठीक है आप बिल्कुल कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए बुक है लेनिंजर, दैट इज नेल्सन एंड कॉक्स एंड वॉइट, आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर एक बुक चूज करना है तो यू गो फॉर लेनिंजर। द सेकंड इज सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग, दैट इज यूनिट 2 सेल बायोलॉजी, यूनिट 4 सेल सिग्नलिंग। इसके लिए क्या करना है, आप ब्रूस एल्बर्ट के साथ जा सकते हैं। इम्यूनोलॉजी पढ़ने के लिए जो कि सब पार्ट है यूनिट 4 का, उसके लिए आप क्यूबे को रेफर करिए, इससे बेस्ट बुक तो कोई है ही नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि और भी है रॉइट्स इम्यूनोलॉजी, लेकिन ये दी बेस्ट बुक है, दैट इज क्यूबे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है तो वॉटसन रेफर करिए या रसेल कर सकते हैं, बट अगर आपको एक चूज करना है तो गो फॉर Watson. Developmental biology, always there is one edition, that is the latest 12th edition, that is by Scott F. Gilbert, तो हमेशा गिलबर्ट के साथ जाइए। प्लांट फिजियोलॉजी तेजनजिगर के साथ जाइए, एनिमल फिजियोलॉजी गाइटन हॉल के साथ जाइए। जेनेटिक्स पढ़ना है तो बेंजामिन ए पियर्स से अच्छा बुक्स कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो को ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी पूछना है या HFR मैपिंग का कोई भी है, वहां से सीधे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा। तो अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, मतलब आपको वो क्वेश्चन भी सामने दिख रहे हैं, अगर सेम डेटा आ गया तो कितनी अच्छी बात है। ये तो आपकी किस्मत है कि आपने स्टैंडर्ड बुक से किया। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं स्टैंडर्ड बुक से, तो देखो बोलते हैं ना किस्मत
कब होती है? जब हम मेहनत करते। तो आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ा, आपने बहुत मेहनत की, तभी तो आपको वो न्यूमेरिकल मिला, तभी तो आपको एडवांटेज मिला CSIR नेट एग्जाम में। तो इसलिए आपको यहाँ से मिल सकता है। जेनेटिक्स से बेंजामिन APS देख सकते हैं। इकोलॉजी पीटर स्टेलिंग से अच्छा नहीं है कुछ भी, तो आप पीटर स्टेलिंग के साथ जाइए। इवोल्यूशन के लिए आप मार्क रिडले के साथ जा सकते हैं, और मेथड्स इन बायोलॉजी के लिए आप विल्सन एंड वॉकर के साथ जा सकते हैं। और अगर मेरा मानना आप पूछेंगे कि मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, तो आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। जो भी प्रिपेयर करने वाले हैं और जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट है, टाइम बहुत कम है, लेकिन आपको क्लियर भी करना है, वो भी प्रेशर है, तो आप प्लीज बायोटेक्निका बैच को ज्वाइन करिए। और एक बार एडवांटेज देखिए, आप खुद ही बायोटेक्निका बैच को, दैट इज एक्लेव बैच, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4 नवंबर, आप इसको श्योर ज्वाइन करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ और आप इसको लगन के साथ पढ़ेंगे भी और अपने CSIR को भी क्लियर करेंगे। अभी तो बात हो गई कि कौन से बुक्स हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमसे क्वेश्चन होते नहीं है, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को किस ऑर्डर में सॉल्व करना है, क्या होना चाहिए क्वेश्चन का ऑर्डर। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के साथ जाइए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग बहुत इजी होता है ना, जिसको बोलते हैं डैम इजी। एक ऑप्शन मिला, को राइट आंसर ऐसे ही मिल गया, 2 ऑप्शन भी मिला, राइट आंसर मिल गया, पूरे 4 या 5 के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है। पार्ट C में आता है मैच द फॉलोइंग, मींस हम 4 मार्क्स की बात करें, 4 मार्क्स आपके झोली में। सेकंड है कॉम्बिनेशन बेस्ड स्टेटमेंट, कॉम्बिनेशन के साथ जाइए, A and B, B and C, एक भी मिल गया ना, बी और कोई ऑप्शन में नहीं है, मतलब इस ऑप्शन में, ये ऑप्शन तो राइट होना ही है। तो उसके बाद कॉम्बिनेशन बेस्ड स्टेटमेंट के साथ जाइए, कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी। थर्ड इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन जैसा ही होता है, बट इसमें आपको एक स्टेटमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा टफ होता है, पर आप कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। हमने भी बात की, आपको 8 से 10 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ना है। लास्ट इज डायरेक्ट, जिसमें कुछ नहीं पता चलता, यहीं पे आता है पार्ट B। तो पार्ट B अक्सर बच्चों के लिए पार्ट C बोलते हैं टफ है, लेकिन एक्चुअली में पार्ट C टफ नहीं होता, पार्ट C बहुत इजी होता है। मेरे लिए पार्ट C बहुत इजी है। पार्ट B होता है टफ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अगर पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपसे कुछ बनेगा भी नहीं। अगर बोल दिया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का क्या नाम है, अगर नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन अगर मैच द फॉलोइंग है, कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट कुछ तो हिंट मिल रहा है ना, एक सही आप राइट आंसर में पहुंच सकते हैं। तो आखिरी में डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, और अगर पार्ट B में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर मैं ये सीक्वेंस बता रही हूँ, अगर पार्ट C में है तो आपको कैसे करना है। अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन मिले कि जो इकोलाई का जो रो प्रोटीन होता है, जो एनकोड किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए, वो 276.4 किलो डेल्टन्स का होता है। हाँ, ये होता है। अगर वहां पे 280 पॉइंट समथिंग किलो डेल्टन्स लिख दे तो वो गलत नहीं है। जब भी इंफॉर्मेशन बेस्ड, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड आए ना, कि WHO ने ये रिपोर्ट किया था, इस ईयर में ये रिपोर्ट किया था, इतना स्टैटिस्टिक्स है, इसको कभी भी गलत मत करना, क्योंकि आपको भी नहीं पता ना कितना स्टैटिस्टिक्स है। वो तो रिसर्च कीप ऑन अपडेटिंग, जो कि एडिशन में ऐड नहीं किया जा सकता। और जरूरी नहीं है जब आप CSI के लिए प्रिपेयर करो उसी समय ये बुक्स लेटेस्ट वर्जन आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन मिले ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमेशा करेक्ट होता है। तो ये बात याद रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स, वो करेक्ट होते हैं। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट की बात करें, जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए ऑलवेज, एक्सक्लूसिव, नेवर, ऑल, कैन नॉट, मतलब ये बोल रहा है हो ही नहीं सकता। और ऐसा साइंस में कुछ पॉसिबल है क्या जो हो ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि साइंस तो कभी एब्सोल्यूट नहीं है ना। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट नहीं भी बनता, लेकिन फिर भी ऑलवेज, एक्सक्लूसिव, नेवर, ऑल, कैन नॉट मिल गया ना, तो आप उस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं पता है ना कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, वो गलत होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रॉन्ग ओनली। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है CSIR में। मैंने ऐसे कितने क्वेश्चन CSIR में सॉल्व किए थे, कितना क्वेश्चन किया था, आई थिंक 10 to 11 क्वेश्चन इसी बेसिस में ही पार्ट C में सॉल्व किए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम कम था, दूसरा भी सेक्शन करना था, लेकिन मार्क्स भी स्कोर करने थे, क्वालिफाई भी करना था, ये भी प्रेशर था, पार्ट B भी अटेम्प्ट करना था, पार्ट A में भी मैंने ध्यान दिया, पार्ट C को और अच्छा करने के लिए जल्दी जल्दी, मेरा टाइम भी कम लगे और मेरा स्कोर भी हो। पढ़ा मैंने सब था, लेकिन मुझे जल्दी स्कोर कैसे करना है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, पॉसिबल स्टेटमेंट जहां मिल जाए, कैन बी, माइट बी, शुड बी, ऐसा हो सकता है, पॉसिबली, ऐसे चांसेस हैं। जहां पे भी ऐसे स्टेटमेंट मिले, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर करेक्ट। उनको क्या होते हैं, वो करेक्ट होते हैं। तो जब भी कैन भी हो सकता है ना, माइट भी, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, शैल बी, विल बी, तो जहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो इनको करेक्ट कर देना, जो कि एक पॉसिबिलिटी दर्शाता है, जो कि एक पॉसिबिलिटी को डिफाइन करता है। हाँ, वो सही होता है, साइंस में सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, दैट इज एब्सोल्यूट और पॉसिबल स्टेटमेंट। इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रही, ताकि अगर किसी का प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं भी हो, अगर कुछ कोई नहीं भी सुन रहा, एटलीस्ट देख ले कि स्टार मार्क है, तो वहां पे वो इस चीज को गौर कर ले।
लर्न फॉर्मूलाज फॉर न्यूमेरिकल्स। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं CSIR नेट एग्जाम में, लेट्स से इकोलॉजी, जहाँ पे आपको शैनन इंडेक्स या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना रहता है। चाहे लाइफ टेबल ले लो, मार्क रिकैप्चर ले लो। मार्क रिकैप्चर टेक्निक बहुत ईजी होती है, पर फॉर्मूला याद हो तब ईजी होती है। बायोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सब कब सॉल्व होगा? के कैट, के कैम निकालना है, के एम निकालना है, एंजाइम एक्टिविटी निकालना है, कब सॉल्व होगा? जब फॉर्मूला लर्न होंगे। तो हमेशा याद करना कि फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो ये बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज स्ट्रैटेजी थी फॉर 3 मंथ्स। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ, जिनको भी दिक्कत आ रही है पढ़ने में, या जिनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, टाइम बहुत कम वक्त बचा है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, अब तो खत्म हो जाएगा। तो जिनको भी ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो हमेशा 3 मंथ्स स्ट्रैटेजी के साथ जाइए, जो आज हमने देखा है। और बिलीव मी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप अल्टीमेटली CSIR को क्रैक करेंगे। रही बात की कोचिंग कहाँ से लेना है, तो आप बिल्कुल बायोटेक्निका में मेल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ सारे अपडेट मिलेंगे। कोई भी बैच चालू हो रहा है, कुछ भी, तो अभी हमने बताया एकलव्य बैच 4 नवंबर से चालू हो रहा है। आप बिल्कुल एनरोल कीजिए, जहाँ पे आपको सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, जो कि मैंने एक पहले वीडियो में यू कैन से डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि जो भी मैं बोल रही हूँ क्या ये सब मिलता है। उसके बाद आपके एनरोल कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, अभी भी कुछ भी रह गया है, यहाँ पे छूट गया है, आप बिल्कुल अपनी चीजों को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल आपका जवाब देंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं। सो थैंक यू एवरीवन। सो आई होप जो कि मैंने शेयर किया वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। अगर आप उसको सच में बेनिफिशियल मानते हैं तो आप इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी ये हेल्प मिल जाए। और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल बायोटेक्निका को। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।